नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से 2024 के चुनाव में अभी तकरीबन 6 महीने का समय बाकी है, शेष है, लेकिन बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया। पीएम मोदी को 24 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के प्लान को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तकरीबन 9 सालों के शासन में पीएम मोदी की लोकप्रियता न केवल देश में बल्कि दुनिया में बढ़ी है। उनको दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में शुमार माना जाता है। एक बार फिर से बीजेपी पीएम मोदी को तीसरी बार दिल्ली के तख्त पर बैठाने में जुट गई है और इसके लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है। लेकिन क्या इस बार विपक्षी गठबंधन पीएम मोदी को रोक पाएगा? विपक्ष की ओर से की जा रही जातिगत जनगणना की मांग पर क्या होगा पीएम मोदी का जवाब? आखिर कौन देगा 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को चुनौती? आज इसी पर हमारी खास प्रस्तुति होने वाली है कि किस तरीके से 2024 का रण सजकर तैयार हो गया है और सूरमाओं ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। अब इसके लिए बीजेपी यानी कि सत्ताधारी पार्टी ने जो प्लान रेडी किया है उसका नाम दिया गया है ABCD और गठबंधन ने जो प्लान तैयार किया है यानी कि INDIA ने जो प्लान तैयार किया है उसको नाम दिया गया है सत्ता तोड़ का। लेकिन INDIA में उस खेमे में अभी से ही फूट पड़ती नजर आ रही है, जबकि सत्ताधारी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी से कहीं ना कहीं जूझ रही है। अब देखना यह होगा कि दोनों ही दलों में कैसे प्रधानमंत्री पद को लेकर के दावेदारी सामने आती है और पीएम मोदी जिनकी जनता के साथ केमिस्ट्री है, जिनकी लोकप्रियता का तोड़ कोई नहीं है, उनके सामने विकल्प के तौर पर विपक्ष की तरफ से कौन खड़ा होता है। 2024 के चुनाव में अभी तकरीबन 6 महीने का समय बाकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पीएम मोदी को 24 में तीसरी बार पीएम बनाने के प्लान को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। तकरीबन 9 सालों के शासन में पीएम मोदी की लोकप्रियता न केवल देश में बल्कि दुनिया में बढ़ी है। उनको दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में शुमार किया जाता है। एक बार फिर से बीजेपी पीएम मोदी को तीसरी बार दिल्ली के तख्त पर बैठाने में जुट गई है और इसके लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है। बीजेपी ने जब से नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा घोषित किया, उसके बाद चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर राज्यों के विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को पहली बार स्पष्ट जनादेश मिला था। बीजेपी के 282 सांसदों ने जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी को कुल वोटों का 31% वोट मिला था। अगर एनडीए की बात करें तो उसने 336 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो महज 44 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस को 19.31% वोट मिले। अगर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए की बात करें तो उसके 91 सांसदों ने जीत दर्ज की थी। एक तरफ जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 330 सीटें जीतकर इतिहास रचा था, बीजेपी को 37.36% वोट मिले थे। अगर एनडीए की बात करें तो उसने 353 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं मुख्य विपक्षी और देश की सबसे पुरानी पार्टी महज 52 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस को 19.49% वोट मिले थे। अगर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए की बात करें तो उसके 91 सांसद चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। एक समय था जब देश में कांग्रेस की लहर हुआ करती थी। उस समय पटना से जेपी ने बदलाव के लिए सत्ता का बिगुल फूंका था।
और अब जब देश में मोदी की लहर कही जा रही है, उस समय भी पटना में ही जेपी केशर से नीतीश कुमार ने बदलाव के लिए गठबंधन को लेकर विपक्षी दलों के बीच सहमति बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप पहले 16 और उसके बाद 28 दलों का समूह एक साथ आया। नाम रखा गया इंडिया गठबंधन। विपक्ष ने 24 के चुनाव के लिए अपनी ओर से नाम को लेकर चाल चल दी है। बीजेपी के लिए गठबंधन का नाम परेशानी का सबब बनता जा रहा है। पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो हर आपदा को अवसर में तब्दील कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पीएम मोदी ने एक कैंपेन ही लॉन्च कर दिया, जिसका नाम सुनकर विपक्ष के तो मानो होश ही उड़ गए। नौजवान स्कूल कॉलेज में अपनी किताबें छोड़ करके महात्मा गांधी के आदेश पर आजादी के लिए चल पड़े थे, जेलें भर दी थी, अंग्रेजों की गोलियां कम पड़ गई थी। वो दिन थे और तब महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था, आज फिर से देश के कल्याण के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उस नारे की फिर से जरूरत है। दोस्तों, इस नारे को फिर से गांव गांव घर घर पहुंचाने की जरूरत है। वो क्या नारा था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। बीते लोकसभा के चुनावी परिणाम को सीटों के लिहाज से देखें तो यहाँ भी इंडिया गठबंधन यानी कि एनडीए से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां एनडीए में कुल 38 दल शामिल हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन में कुल 28 दल हैं। वहीं एनडीए के लोकसभा सांसद की बात करें तो उसके पास 332 सांसद हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के पास 141 सांसद हैं। एनडीए के राज्यसभा सांसद की बात करें तो उसके पास अभी 105 सांसद हैं। इंडिया गठबंधन के पास राज्यसभा के 93 सांसद हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ भी एनडीए गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन को पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। बीजेपी के पास एक पीएम मोदी का चेहरा है, जिन्होंने बीते 9 सालों में भारतीय राजनीति को बदल कर रख दिया। देशवासियों को राजनीति की एक नई परिभाषा बताई है। पीएम मोदी के शासनकाल में देश में काफी प्रगति हुई। सड़कों का जाल बिछाया गया, रेलवे ट्रैक बनाए गए, पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट और स्किल के साथ ही साथ कल्चर को भी बढ़ावा दिया गया। आधुनिक और गगनचुंबी इमारतें बनाई जा रही हैं, जो दुनिया के किसी भी विकसित देश को टक्कर देने का दमखम रखती हैं। मेट्रो के साथ ही साथ रैपिड रेल की सुविधा लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पीएम मोदी के काम करने के तरीके का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो कहते हैं कि मैं जिस काम का शिलान्यास करता हूँ, उसका उद्घाटन भी मैं ही करता हूँ। 24 के चुनाव से पहले विपक्ष ने जातीय जनगणना का कार्ड खेलकर सत्ता पक्ष को सख्ते में ला दिया। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मामला सदन में भी उठाया। कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया कि वो सरकार में आने पर जाति आधारित गणना करवाएगी। कांग्रेस एक तरह से बीजेपी पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने जातिगत जनगणना को लेकर विरोधियों पर निशाना साधा है। पीएम ने कहा है कि मैं कहता हूं कि इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो गरीब की है, इसलिए गरीब कल्याण ही हमारा मकसद है। कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं, जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं, इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब
अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? 2024 के चुनाव में विपक्ष की राह फिलहाल आसान होती नहीं दिखाई दे रही है। इसकी वजह केंद्र की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं या मोदी का मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी ने बीते 9 सालों में कई ऐसी योजनाएं लाई हैं जिसका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, कौशल भारत कुशल भारत योजना। ये वो योजनाएं हैं जिसका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को विधानसभा में भी पुरजोर तरीके से उठाती रही है, जिसका उसे फायदा भी पहुंचता रहा है। जाति की राजनीति की काट के लिए बीजेपी हिंदू वोटरों को गोलबंदी करने की तैयारी में लगी है। 2024 में हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी हिंदुओं की घटती आबादी और एक देश एक कानून यानी कि कॉमन सिविल कोड को चुनावी मुद्दे के तौर पर भुनाने की तैयारी में है। इंडिया में शामिल अधिकतर पार्टियां कॉमन सिविल कोड का विरोध करती रही हैं। अगर ये मुद्दा चुनाव में उतरा तो इंडिया के नेताओं को इसका जवाब देना मुश्किल होगा। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते, तो देश कैसे चल सकता है? आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। देश के कुल 186 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। बीते चुनाव की बात करें तो इन सीटों में से 170 पर बीजेपी और 16 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 91.9% का रहा और कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट महज केवल 8.6% रहा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और असम में सीधा मुकाबला होगा। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को बेहतर करने के लिए इन राज्यों में बीजेपी को खासी चुनौती देनी होगी। 24 के चुनाव से ऐन पहले देश को जहां नया संसद भवन मिला, वहीं नए संसद भवन में नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल को पारित कर महिलाओं को 33% आरक्षण का कानून अधिकार दिया गया। आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से भुनाने की भरपूर कोशिश करेगी। इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को
नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोई इसे मोदी मैजिक कहता है तो कोई प्रधानमंत्री की लोकप्रियता। पीएम मोदी जब किसी चुनाव के लिए प्रचार करते हैं तो सारे समीकरण धाराशायी हो जाते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कैलकुलेशन भी फेल हो जाता है। जहां जहां बीजेपी की डगर कठिन होती है वहां कमल खिलाने में मोदी अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। अपनी पार्टी के प्रति उनके समर्पण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अक्सर बीजेपी के लिए कहते हैं बेटा माँ से बड़ा नहीं हो सकता। यानी मोदी का कद कितना भी बड़ा हो जाए, भारतीय जनता पार्टी की वो बेटे की तरह सेवा कर रहे हैं। 2024 के चुनाव के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार राहें पहले की तरह आसान नहीं होने वाली। लेकिन बनते और बिखरते विपक्ष के बीच बीजेपी ने अभी से पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार दिल्ली के तख्त पर बिठाने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए बीजेपी सोशल मीडिया से लेकर सोशल इंजीनियरिंग तक का सहारा ले रही है। बीजेपी की नजर देश के युवाओं पर है, जहां पीएम मोदी उन्हें कई सपने दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने 24 लोगों की स्पेशल 24 टीम तैयार की है, जिसके ऊपर भी 24 के चुनाव में रणनीति को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी होगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि लोगों का आने वाले चुनाव में क्या रुख रहता है। और सबसे खास बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की राह में कौन रोड़ा अटका सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। देखिए, बीजेपी के आप कार्यशैली को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी में असल में कमल का चिन्ह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दो ऐसे व्यक्तित्व हैं, या ये कहें कि दो ऐसे प्राण तत्व हैं जो जनता को आकर्षित करते हैं। और बीजेपी समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के साथ जो केमिस्ट्री है उसी को भुनाना है। यही वजह है कि बीजेपी की जब आप कार्यशैली को देखेंगे तो बीजेपी ने लगभग 1 साल पहले टीम 24 रेडी कर दी है। अब टीम 24 क्या है वो भी आपको समझ आया है हमने अभी रिपोर्ट के दौरान कि किस तरीके से 24 मंत्रियों को, 24 स्पेशल सांसदों को स्पेशल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और ऐसे क्षेत्र बीजेपी ने जीरो लैंड में डिवाइड किए हैं। जब बीजेपी, आपको याद होगा कि पहले के टाइम में जब बीजेपी के पास मात्र 2 सीटें हुआ करती थी संसद भवन के अंदर, उस दौरान से उन्होंने शुरू किया था और आज ये आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा बन चुका है। बीजेपी की कार्यशैली अभी भी ठीक वैसी ही है, क्योंकि तमाम अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें भी बीजेपी जीरो लैंड पर काम कर रही है। जीरो लैंड यानी कि डी कैटेगरी जिसमें A, B, C, D पे काम कर रही है बीजेपी। और डी कैटेगरी ऐसी सीटों की कैटेगरी है जिसमें बीजेपी के हिस्से में कभी भी न बहुमत आया न वोटों का रुझान आया। अब बीजेपी चाहती है कि ऐसी सीटों को अपने पाले में धीरे धीरे किया जाए। अब हमेशा से ये माना जाता रहा कि बीजेपी का कोर वोटर मुस्लिम समुदाय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी लगातार मेहनत करती रही। पासमानदा योजना लेकर के आई, पासमानदा मुसलमानों के लिए योजनाएं लेकर के आई, अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं लेकर के आई, नारी शक्ति वंदन आरक्षण बिल लेकर के आई और इस पर लगातार बात होती रही। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बात को समझा कि जब हम वोटों की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, रुझान की बात कर रहे हैं, तो तमाम वर्गों का योगदान होता है। फिर चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, आदिवासी समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो, महिलाएं हो और आधी आबादी अपने आप में सबसे बड़ा वोट बैंक है। 9 सालों में बीजेपी ने अपनी जो भी उपलब्धियां हैं उनको रिपोर्ट कार्ड के थ्रू जनता के सामने रखा। उसके अलावा 1 साल पहले से एक्टिव मोड में A, B, C, D इस कैटेगरी के साथ जनता के बीच गई है और लगातार
काम किया जा रहा है, मंत्रियों को नियुक्त किया गया है, कमजोर सीटों को और मजबूत किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर बीजेपी उन तमाम क्षेत्रों को नरिश करने का काम कर रही है जो अभी तक अछूती थी। ऐसा नहीं है कि हमेशा से बीजेपी का उस पर फोकस नहीं था। बीजेपी अभी तक उनके जो कोर वोटर्स थे उनको स्ट्रांगली होल्ड करने में विश्वास रखती थी, लेकिन अब ऐसे क्षेत्र जो कि अछूते हैं उनको भी बीजेपी अपने पाले में लाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। यही वजह है कि राष्ट्रपति पद से लेकर के आधी आबादी यानी कि महिलाओं तक को जिम्मेदारी दी गई है। 3 तलाक बिल से लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक, यहां तक कि बीजेपी की जो विदेश नीति है, कूटनीति है, उसमें भी 2024 की रणनीति समझ में आती है। किस तरीके से मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ किया जाए, किस तरीके से 2024 के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए जो बीजेपी को फायदा पहुंचाए, जो वापस से दिल्ली के तख्त पर बीजेपी को काबिज करे। इसके लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। अब सवाल उठता है, आप सोचेंगे कि INDIA गठबंधन क्या कर रहा है। गठबंधन ने कोशिश करी है कि एनडीए के बराबर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर एक चेहरा खड़ा किया जा सके, लेकिन आपसी तालमेल और सामंजस्य, ये 2 सवाल हैं जिनके जवाब गठबंधन को खोजने पड़ेंगे। और यही सामंजस्य और तालमेल की कमी ही है जो बीजेपी को और ज्यादा सशक्त बनाती है गठबंधन के मुकाबले। यही वजह है कि बीजेपी जानती है कि उनके पास एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा करिश्मा है जो जनता के साथ सीधे संबंध स्थापित करता है और सीधे जनता को बीजेपी के पाले में लाता है। यही वजह है कि बीजेपी ग्राउंड जीरो पर अपने काम को लेकर के लगातार ये बात कहती है कि हम जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, हम उन योजनाओं का, उन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करते हैं। फिर चाहे वो सड़क परिवहन हो या फिर विदेश कूटनीति, हर जगह बीजेपी ने अपना डंका बजाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अग्रणी नेतृत्व के साथ भारत की छवि की प्रखरता को जनता के सामने रखा है, ताकि जनता सीधे कनेक्ट कर सके कि ये प्रधानमंत्री हैं, ये बीजेपी है जो देश का नेतृत्व कर पाएगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के साथ जनता का जो जुड़ाव है वो बीजेपी को हो सकता है 2024 में फायदा पहुंचाए, क्योंकि 186 सीटों पर सीधे बीजेपी और कांग्रेस दोनों का आमना सामना है, लेकिन वाकई में लड़ाई एनडीए और INDIA के बीच में। INDIA जो एक तरफ लड़खड़ाता नजर आ रहा है, एनडीए जो अभी भी मजबूती से खड़ा है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।